Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we have theorem let L be the finite extension of K and K be the finite extension of F. Then L is a finite extension of F. You have to prove this thing. या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि prove that a finite extension of a finite extension is also a finite extension. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनाइट एक्सटेंशन एक्चुअली होती क्या है. मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ. वैसे तो फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है, जिसकी डिग्री जो होती है ना वो फाइनाइट होती है, उसको हम फाइनाइट एक्सटेंशन बोलते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके की एक्सटेंशन गिवन है, उसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि वैसे तो देखो एक्सटेंशन बनाने के लिए मैंने एक सिग्मा ड्रा किया था, एक मैपिंग ड्रा की थी, तब जाके सिग्मा एफ बना था. तो वो एक बार चीज़ें सिर्फ समझने की आप मान के चलिए कि सबसे बड़ी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको गिवन है, उसका नाम है एल. ठीक है, सबसे बड़ी एक्सटेंशन है वो है एल. तो एल इज़ अ, उसने बोला कि एल इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के, यानी कि ये है के और ये एल जो है ना इस के की फाइनाइट एक्सटेंशन है. ठीक है, ये एल इस के की फाइनाइट एक्सटेंशन है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका एल के जनरेट हो रहा है. अब आप एल के को इसको लिखते हो तो इसका मतलब आप बता रहे हो कि इसकी डिग्री कितनी है, इस एक्सटेंशन की डिग्री कितनी है. इसको लिखने का वे ऐसे हो गया. और दूसरा आपने बोला कि के इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं एफ है, इसके अंदर ये वाला पार्ट, ये आपका एफ फील्ड है. और आपने कहा कि के इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, तो इस एफ की फाइनाइट एक्सटेंशन है कौन, के. तो आपका के और एफ भी ड्रा किया जा सकता है. के इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ. तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको एट दी एंड ये प्रूव करके दिखाना है कि एल इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, यानी कि एल एफ की जो डिग्री आएगी वो भी फाइनाइट ही होगी. अब अगर ये फाइनाइट है यानी कि ये लेस देन इनफाइनाइट है, यानी कि इक्वल टू एन लिख सकते हो या लेस देन इनफाइनाइट लिख सकते हो, एक ही बात है. तो ये भी फाइनाइट होगी और ये दोनों फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगी. ये आपको प्रूव करके दिखाना है. और एक्सटेंशन हम इस तरीके से समझते हैं कि आप उस फील्ड से बड़ी कोई फील्ड, यानी कि उसको एक्सटेंड करके कोई फील्ड बनी है. वैसे इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि फाइनाइट जो फील्ड एक्सटेंशन एक्चुअली होती क्या है, कैसे फंक्शन लगता है, कैसे जनरेट होती है, वो आप अलग से मेरे वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बिल्ड हो जाएगी. यहाँ इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके रिजल्ट से. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो बच्चों हमें जो दे रखा है, सबसे पहले मैं उसी की बात करूंगा. तो आपको एक एल भी एक्सटेंशन दे रखी है और आपको के भी एक्सटेंशन दे रखी है. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं. इन ऑर्डर टू प्रूफ आपको गिवन है कि एल इज़ द एक्सटेंशन ऑफ के, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ कि एल अगर के की एक्सटेंशन है तो यानी कि एल के की कोई डिग्री बन सकती है, यानी कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन मान लेते हैं कि एल के की कुछ होगी, इसका नाम दे देते हैं एम. ठीक है, और इसी तरीके से एक और फील्ड एक्सटेंशन है वो है के ओवर एफ, तो ये भी कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो इसको भी मान लेता हूँ कि ये एन है. अब ये भी फाइनाइट है, ये भी एन है, तो आपको बतानी क्या है, एल एफ जो बनेगी वो भी भैया फाइनाइट ही होगी. ठीक है, तो एल इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्या है, एल इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन है किसकी, एल इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन किसकी है बच्चों, ऑफ के की है. ओके, एल इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के. और के क्या है, इसका मतलब एल अगर फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के है तो इसका मतलब के सब फील्ड है एल की. यही बात है ना, एक फील्ड होती है एक सब फील्ड होती है. ये ऑलरेडी आपको पता है कि अब देखो एल बड़ा है के छोटा है, के उसके अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है के क्या है, सब फील्ड है. दैट इम्प्लाइज के इज व्हाट, के इज सब फील्ड बन गया. के इज सब फील्ड हो गया किसका, एल का. के इज सब फील्ड ऑफ एल, नो प्रॉब्लम. सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि K इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, F. तो F इज सब फील्ड ऑफ क्या, तो इसका मतलब आप सिमिलरली यहीं से डायरेक्टली बोल देते हैं कि F इस केस में, इन दोनों वाले केस में क्या बनेगा, F सब फील्ड बनेगा K की. तो F इज सब फील्ड ऑफ K. तो भैया K सब फील्ड है L की और F सब फील्ड है K की. इसका मतलब इन दोनों बातों से ये बात तो समझ में आ गई कि जो F है ये डायरेक्टली सब फील्ड किसकी हो सकती है, L की. एस F इज सब फील्ड ऑफ, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बनाया उसी से आपको आइडिया मिल गया था ना डायरेक्टली. ये आपको जो मैंने पिक्चर शो की थी कि F के अंदर है, के L के अंदर है, तो यानी कि F भी तो L के अंदर है और F खुद अपने आप में एक फील्ड है और L भी फील्ड है, तो F क्या हो, सब फील्ड होगा L का. ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, तो बिल्कुल होगा. तो इसका मतलब हमें अब ये बात पता है सबसे पहले कि एल के की जो डिग्री है वो क्या है, एम है. नाउ अब हम थ्योरम को प्रूव करने की तरफ जाते हैं. ये तो वही चीज़ लिखी जो हमें ऑलरेडी पता है. नाउ अब हमने माना कि एल के की जो डिग्री है ये क्या है, ये मान के चले अपन एम. अब डिग्री का मतलब क्या होता है,
डिग्री का मतलब ये होता है कि ये जो एल है, जो ये एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन है एल, इसकी डायमेंशन एम है। यानी डायमेंशन का मतलब कि इसके पास एक ऐसा बेसिस होगा जिसके पास एम एलिमेंट होंगे, यही मतलब होता है ना। तो और फिर भी जिन बच्चों को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है बच्चों, वो पिछले जो लेक्चर है ना, छोटे छोटे लेक्चर मैंने बनाए हैं इसके ऊपर, डायमेंशन की, डिग्री का, ये सब के ऊपर लेक्चर है, तो आप इनको देख सकते हो। तो एल के इज इक्वल टू एम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल के पास कोई ना कोई एक बेसिस होगा जिसके पास एम एलिमेंट होंगे। सो दैट इम्प्लाइज, यू कैन से दैट देयर एग्जिस्ट सच एलिमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स। कौन कौन से? x1 मान लेते हैं, x2, x3, इसकी डिग्री हम कितनी मान के चले? m, तो यानी कि ये xm तक एलिमेंट होंगे। और ये किसके होंगे बच्चों? ये l के होंगे, ठीक है। डिग्री में हमेशा इस बड़े वाले की ही डायमेंशन ली जाती है, तो इसको बिलोंग टू l, सच दैट ये क्या होंगे? ये बेसिस होंगे। सच दैट द सेट, अगर आप इसका एक सेट बना लें, सच दैट द सेट, और इस सेट को ऐसे लिखें x1, x2, x3 अप टू कहाँ तक लिखने? xm तक। ये जो सेट बना, ये क्या बन गया? ये इज अ बेसिस बन गया, इज अ बेसिस ऑफ, भैया बेसिस है तभी तो डायमेंशन देगा ना। ये बेसिस ऑफ क्या? बेसिस ऑफ l। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये l किसके ऊपर की फील्ड है? ये k के ऊपर की फील्ड है, इसलिए इसको लिख सकते हैं l ओवर k। क्लियर? चलिए, अब दूसरी आपने क्या माना? के एफ इज इक्वल टू एन। नाउ अब आप दूसरी बात ये मान के चले हो कि इनकी डिग्री जो है, के ऑफ एफ की डिग्री जो है वो आपने मानी है एन। तो इसका मतलब सिमिलरली देयर एग्जिस्ट, अब इस के पास भी कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, यानी कि के का भी कोई बेसी होगा जिसके पास एन एलिमेंट होंगे, सिंपल सी बात है। सो देयर एग्जिस्ट, कुछ एलिमेंट होंगे y1, y2, y3 अप टू y कहाँ तक? n तक। n एलिमेंट है तो n तक। और ये किसके होंगे? ये बिलोंग करेंगे इस बार k को, और सच दैट द सेट, अब आप एक नया सेट बनाते हैं, यानी कि बेसिस बनाएंगे k का। तो सेट बनाया मैंने कौन सा? y1, y2, y3, और कहाँ तक बना लिया मैंने? yn तक बना लिया, सेट बन गया। और इसको बोल देते हैं कि ये बनेगा जी क्या? इज अ बेसिस ऑफ k। और k क्या है? k एक फील्ड है ओवर f। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं? ओके। अब देखो बच्चों, जो एक्साइज हैं आपके नाउ, वो कौन है? वो सारे एक्साइज आपके किसको बिलोंग करते हैं? एल को। और वाई किसको बिलोंग करते हैं? के को। इसको अब ध्यान में रखना थोड़ा। एक्सआई क्या है? एक तो आपने एक्सआई लिए, और ये जो एक्सआई है इसमें बोलता हूँ कि आई मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके जी एम तक। और एक बनाया आपने क्या? वाई, इसको जे बना दीजिए। और मैं कहता हूँ कि जे मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके एन तक। कोई कन्फ्यूजन नहीं? ओके। अब देखो, एक्सआई किसके हैं? एल के। वाई आई किसके हैं? के। और के किसके अंदर है? एल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एक्साइज हैं या फिर जो भी वाई जेज हैं, ये भाई दोनों होंगे तो एल के अंदर ही ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो फर्स्ट वी शैल शो दैट, नाउ फर्स्ट वी शैल शो दैट, तो सबसे पहले हम क्या शो करने वाले हैं इन एलिमेंट्स को लेके? शो दैट द सेट ऑफ एलिमेंट, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स का सेट है ये क्या होगा? ये इनको अब आप बेसिस बनाएंगे, दोनों को मिला के बेसिस बनाएंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे सब। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वी शैल शो दैट द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये जो सेट बनाया आपने जिसमें दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक है एक्स आई और दूसरे हैं दोस्तों वाई जे। ये सेट बन गया जिसमें जी आई जो है वो मूव करता है 1 से लेके m तक, और जो जे भाई साहब हैं वो मूव करते हैं 1 से लेके n तक। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये क्या है? क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f। भाई बिल्कुल होंगे या नहीं होंगे? ये है नहीं, बट हमें ये बनाने हैं, क्योंकि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f बन जाते हैं तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। दो ही चीज़ें तो बनानी है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तभी तो जाके बेसिस बनेगा, और बेसिस बनेगा तो ये फाइनाइट डायमेंशन हमें दे देगा। तो चलिए अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। अब देखो बच्चों, ये हमें शेल प्रूव करना है ये। सो लेट, लीनियरली डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें कुछ स्केलर चाहिए होते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स। और वो स्केलर्स कैसे होंगे, स्केलर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेना यार। स्केलर्स अल्फ़ा आई जे, कुछ ऐसे स्केलर्स होंगे जो कि इस फील्ड एफ को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो सच दैट हम बना सकते हैं, इन दो एलिमेंट है हमारे पास, इन दोनों एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन में लिखूंगा मैं। देखो कैसे, i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाना है आपने, एक बार जाना है m तक। अब दूसरा समेशन लगाइए, i इज इक्वल टू 1 से लेके दूसरी बार जाना है n तक, ओके। और स्केलर लगा दिए अल्फ़ा आई जे, और यहाँ पे है एक्स आई और वाई जे, इन दोनों का सम क्या होगा जी। पहले तो यही करना होता है, जब सम जीरो आ जाए फिर हम दूसरा काम करना होता है कि जो स्केलर साथ लगाया है वो सारे स्केलर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, यही काम होता है। और सॉरी, जीरो अगर हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो देखिए भाई कैसे करते हैं अब इसको। तो दैट इम्प्लाइज, अब क्या करते हैं, एक जो m वाला समेशन है इसको तो रखते हैं बाहर, यानी कि i इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, और ये i नहीं है ये j है, और एक समेशन ले चलते हैं अपन अंदर की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने अल्फ़ा आई जे और y ऑफ j, और बाहर रह गया मेरा कौन, एक्स आई इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो इन जो भी टर्म्स हैं ये इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही हैं और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर इस टर्म, पूरी टर्म को कुछ नाम दे दूँ, ठीक है, मैं कुछ नाम देता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, जो मैंने अंदर ब्रैकेट में लिखी है टर्म, इस पूरी टर्म को मैं, ये किस में चल रहा है, j इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक। अल्फ़ा है, i है, j है और y है और j है। भाई इसको मैंने नाम दे दिया क्या, बीटा i, कोई बात नहीं, नया नाम दिया और कुछ खास नहीं किया। और ये y किसको बिलोंग करता था, याद कीजिए k को, तो फिर बीटा i जो भी बनेगा ये k को ही बिलोंग करेगा, जो भी होगा ये, ओके। और k क्योंकि एक फाइनाइट एक्सटेंशन है ओवर द फील्ड f, तो हम बना सकते हैं। तो इस वाली टर्म से अब आपको ये चीज़ मिल गई, अगर आपने ये इसको लेट किया है यानी कि इस अंदर वाली टर्म को, तो आपका एक तो समेशन रह गया बाहर, i इज इक्वल टू 1 से लेके m तक। ये जो अल्फ़ा और ये कट के कौन बन गया, बीटा i, और बाहर कौन है, एक्स आई, और इज इक्वल टू क्या है, 0। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 ऐसी टर्म देगा ये, ओके। यानी कि अब आप इसको ऐसे सोचो तो ये बन गया बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 सबका सम, और बीटा m xm इज इक्वल टू 0। अब ये जो x1 x2 x साइज हैं ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा, याद कीजिए, x आई बिलोंग करते थे l को, और एक सेट को जो बेसिस था, ठीक है। और वो बेसिस का सेट आपको याद है, ये x1 x2 ये बेसिस ही तो था, और क्या था ये बेसिस m, ये बेसिस था। तो यानी कि एक्स आई एल को और एल के बेसिस को बिलोंग करते हैं। अगर ये बेसिस हैं तो इसका मतलब ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो इसका मतलब ये जो बीटा 1 बीटा 2 यानी कि जितने बीटाज आई आपने लगाए हैं सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब बीटा आइज क्या हो गए, 0 हो गए। ध्यान दीजिए इस बात पे, बीटा आइज 0 हो गए। और अब अगर बीटा आई 0 हैं तो अब आप यहाँ से लेके जा सकते हो, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब मैं चलता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के पास। तो फ्रॉम सेकंड, इससे आपको जो आपने माना था समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई जे और वाई जे इज इक्वल टू क्या माना था, बीटा आई, और बीटा इज क्या बता दिया आपने, 0, तो ये 0 हो गए। अब ये 0 इस सब यानी कि सबका सम 0 और सबका सम 0, तो ये जो वाई जे हैं ये क्या है। अब आपको पता है कि वाई जेज भी किसको बिलोंग करते हैं, वाई जेज बिलोंग करते थे किसको, के को, और सिर्फ नॉट ओनली के को, के के बेसिस को बिलोंग करते थे। ये के बेसिस के सेट थे। इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब इसके साथ भी जो स्केलर लगे हैं वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो दैट इम्प्लाइज यू प्रूव्ड दैट कि अल्फा आई जे जो भी सारे स्केलर हैं ये क्या हो गए, 0 हो गए फॉर ऑल आई जे। यहाँ तक क्लियर हुई बात।
तो यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया, दैट इम्प्लाइज कि ये जो सेट था आपका एक्स आई, यानी कि एक्स और वाई को मिला के जो सेट बनाया आपने, ये सेट जिसमें से आपका आई मूव करता था एम तक और जो जे मूव करता था एन तक, ये क्या बन गया, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया तो अब हमें इसको बेसिस बनाना है। मेन पॉइंट ये है कि अगर ये बेसिस बन जाएगा तो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन आ जाएगी। तो अब इसको बेसिस बनाने के लिए एक काम तो हमारा हुआ पूरा। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं बेसिस बनाने के लिए, दूसरा काम हमें प्रूव करना पड़ता है इसको कि ये पूरे सेट को स्पान करे। ठीक है, तो चलिए स्पान की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्या करें, नाउ अब लेट कर लीजिए कि कोई x बिलोंग करता है L को। ठीक है, इस x की फॉर्म में लिखेंगे हम इनको, x बिलोंग करता है L को, और ये जो सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x2 x3 x4 अप टू xn, ये वाला सेट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। m नहीं था, सॉरी n, m तक था। और ये क्या था, ये था इज बेसिस था किसका, L का, ओवर किसके, k के, ये बेसिस था। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, जो मैं ले लेता हूँ β1 β2 अप टू βm तक मैंने स्केलर ले लिए बच्चों, और ये बिलोंग करेंगे k को, यानी कि इस फील्ड से स्केलर ले लो। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअली हम फील्ड मानते हैं, बट ये आप मान को चलो कि ये एक वेक्टर स्पेस है और ये उसकी फील्ड है, तो फील्ड से स्केलर लिए, उसे वेक्टर लिए और इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो इसका मतलब इस L वाले किसी भी x एलिमेंट को अब आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो आप इनको उठाए और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। तो यानी कि x को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, कैसे बनेगा देखिए ज़रा, β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 एंड एसो ऑन, और लास्ट पे कौन आएगा, βm xm। बन गया जी। तो आपने इस पूरे को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, दैट i इज इक्वल टू m और बीटा i और xi। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो भाई, हमने सिर्फ x को ही तो नहीं लिखना, हमारे पास एक एलिमेंट y भी, यानी कि y की फॉर्म में भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि x और y दो एलिमेंट है जिस सेट को आप बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, नाउ अब इसमें से जो बीटा आई हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं, ये आपने लिए हैं k से। ओके, एंड आपको पता है कि ये जो y1 y2 y वाले एलिमेंट हैं ये किसके अंदर थे, n तक, ये भी k के एलिमेंट हैं और ये बेसिस भी हैं। नॉट ओनली एलिमेंट, ये सारे क्या हैं, बेसिस भी हैं किसके, k के। तो इसका मतलब अगर k का कोई भी एलिमेंट आएगा तो ये उनको लिख पाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और k की जो फील्ड थी वो क्या थी, f थी, ये भी ठीक बात है, और f से भी हमने कुछ स्केलर ले रखे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये बीटा एलिमेंट इस k के पास है तो इस बीटा एलिमेंट को ये सारे वेक्टर मिलकर लिखेंगे ना, और किसी स्केलर की फॉर्म में। तो आपने स्केलर लिया था, याद करो, अल्फ़ा आई जे नाम का स्केलर लिया था इस फील्ड f से। तो इस अल्फ़ा आई जे स्केलर का यूज़ करके मैं इस बीटा आई को लिखने की कोशिश करता हूँ इस वेक्टर की फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि जी बीटा आई को आप लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, समेशन लगा देते हैं, थोड़ा छोटा बनेगा, अल्फ़ा आई जे एंड वाई जे। तो ये सारे वाइज की फॉर्म में आपने इनको लिख दिया, जे इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो दैट इम्प्लाइज, अब ये बीटा आई एक्चुअली क्या था, बीटा आई कहाँ था, आपका एलिमेंट था x, ध्यान देना, जो L से लिया था, x इज इक्वल टू मैं अल्फ़ा आई जे वाई जे, और ये क्या है बीटा, x इज इक्वल टू मैंने लिखा था समेशन ऑफ बीटा आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो अब आप इसको हटा दीजिए, i इज इक्वल टू 1 से लेके m तक था, तो ये एक समेशन तो ये रखिए, i इज इक्वल टू 1 से लेके m तक। बीटा आई की पूरी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ये क्या थी, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n एंड अल्फ़ा आई जे और वाई जे, और ये एक्स आई तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, इसको लिख दिया मैंने। और ये क्या है, ये एक अच्छी खासी लीनियर कॉम्बिनेशन है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन है इस x के लिए, यानी कि x
कोई भी एलिमेंट आपने जो एक्स एल से लिया था उसको आपने ये वाई और एक्स की फॉर्म में लिख दिया। गेटिंग योर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स, ये सेट बना आपका एक्स आई वाई जे, ये क्या बन गया, ये बन गया इज अ बेसिस बन गया, इज अ बेसिस ऑफ, किसका बेसिस बन गया, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये, बेसिस ऑफ एल और ओवर द फील्ड एफ। क्यों? क्योंकि ये ध्यान देना, ये जो स्केलर आप यूज कर रहे हो ये एफ का है और ये जो दोनों वेक्टर आप यूज कर रहे हो ये किसके हैं, एल के हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्स लिया था आपने, ये लिया था आपने एल से और वाई लिया था के से, बट आपका जो के है वो ऑलरेडी कंटेन्ड करता था एल के अंदर, ओके, और के के अंदर कंटेंट कौन करता था, एफ कंटेंट करता था, ओके। तो एफ के में और के एल में, तो अब आपने स्केलर यूज किए किसके, एफ के, और वेक्टर यूज किए किसके, एल के। तो ये एल के वेक्टर हैं और ये इसका स्केलर है, इसलिए ये जो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन बना, हर एक एलिमेंट को लिखने की जो पावर रख ले, इसलिए बेसिस बन गया, और बेसिस इसका एल का ओवर एफ। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हुई, फिर डायमेंशन बता सकता है कोई तो बच्चा, एक्स आई वाई जे, तो डायमेंशन वही होगी ना, आई कहाँ से वेरी करता था, एम तक, और जे कहाँ तक वेरी करता था, एन तक, तो डायमेंशन कितनी आएगी, एम एन। इसका मतलब आपने बता दी डिग्री ऑफ एल एफ कितनी आ गई, एम एन। डिग्री ऑफ एल एफ इज इक्वल टू एम एन, जो कि इक्वल टू आप लिख सकते हो एल के एंड के एफ। यही तो प्रूव करना था आपको एट द एंड, क्योंकि देखो एल एफ, एल के की डिग्री कितनी थी, एम, और इसकी डिग्री कितनी थी, एन, तो एम इंटू एन, एम एन ही बनेगा। तो हेंस प्रूव्ड यू हैव द थ्योरम। तो आपको ये थ्योरम प्रूव करने के लिए, थ्योरम का में आपको दो फाइनाइट एक्सटेंशन दे रखी हैं, इनको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, मैं एक ही शीट के ऊपर आप कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। कि देखो दोस्तों, आप सिर्फ इतनी चीज़ को समझें कि आप जो प्रूव करने जा रहे हैं उसमें आपको एल ओवर एफ बनाना है, ठीक है। तो आप एक बेसिस लेंगे इसका, यानी कि आपने क्या लिया, एल के तो ले लिया आपने एम, और ये ले लिया आपने एन, और ये आपने बता देना है एम इंटू एन, ये मेन अक्सर, यानी कि एक एल का बेसिस होगा, ये इसका एक बेसिस होगा, और फिर एक बेसिस किसका होगा, इसका एक बेसिस होगा के का, डेफिनेटली। तो यहाँ से आपको थ्योरम को शुरू करना है, और फिर आपको क्या करना है, इस एल ओवर एफ के लिए, जब एल का बेसिस था तो के फील्ड थी, जब के का बेसिस था तो एफ फील्ड थी। अब आपको एल का बेसिस बनाना है और फील्ड लेनी है कौन सी, एफ वाली, ओके। तो इस तरीके से आप पूरी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एल के इज इक्वल टू एम, के एफ इज इक्वल टू एन आप लेके चलिए। अगर एल के इज इक्वल टू एम है तो आपको क्लियर हो गया कि भाई इसकी ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन है और इसकी डिग्री एम है, तो यानी कि के सब फील्ड है एल की, यहाँ से एफ सब फील्ड है के की, और अब देखो के एल के अंदर है और एफ के अंदर है, तो यानी कि एफ भी सब फील्ड है एल की, तो यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा सब फील्ड ऑफ एल की। तो अब आप मान के चलोगे कि अगर इसकी डायमेंशन एम है तो यानी कि एल के पास कोई बेसिस होगा और उसके पास एम एलिमेंट होंगे। फिर आप मान के चलते कि इसकी डायमेंशन एन है तो इसके पास कोई बेसिस होगा जिसके पास एन एलिमेंट होंगे। इन दोनों एलिमेंट्स को आपको इकट्ठा कर लेना है, एक्स और वाई को, और एक अलग सेट बना देना है, एक्स आई वाई जे, बस। अब इस सेट को आपको प्रूव करना है कि ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और यही सेट आपका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी बनाएगा। तो जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दोनों चीज़ें प्रूव करेगा, वैसे आपके पास ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसका, एल का, क्योंकि एल की तो एलिमेंट है। जैसे एल का एलिमेंट का बेसिस बनेगा तो आपको डायमेंशन मिल जाएगी, और डायमेंशन मिल जाएगी तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। सो दिस वाज द थ्योरम। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो कोशिश करें और कमेंट करके लिखें। और कोई भी थ्योरम अगर आपको आपके सिलेबस में है जो मैंने अभी तक नहीं करवाई है तो मैं आप उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।